एडवर्ड मिल्स और जॉर्ज बेंटन की कहानी। उन दोनों का दूर का रिश्ता था, सातवीं जगह पर कहीं रिश्ते के भाई या ऐसा ही कुछ। अभी शिशु ही थे कि बेचारे अनाथ हो गए। निसंतान ब्रांट दंपति ने उनको गोद ले लिया और जल्दी ही उन्हें बहुत प्यार करने लगे। ब्रांट दंपति हमेशा कहा करते थे, पवित्र आचरण वाले, ईमानदार, सौम्य, परिश्रमी रहो और दूसरों का सदा ध्यान रखो तो जीवन में सफलता निश्चित है। बच्चों ने इसे हजारों बार सुनकर समझ लिया। वे इसे प्रार्थना से पहले आसानी से दोहरा सकते थे। उनके शिशु कक्ष के दरवाजे पर भी ये आदर्श वाक्य लिखे हुए थे। जब उन्होंने पढ़ना सीखा तो पहली बातें यही थी। इसे एडवर्ड मिल के जीवन का निर्देशक सिद्धांत बनना था। कभी कभी ब्रांड इस शब्दावली में थोड़ा परिवर्तन कर देते। पवित्र आचरण वाले, ईमानदार, सौम्य, परिश्रमी रहो और दूसरों का सदा ध्यान रखो तो तुम्हें मित्रों की कभी कमी नहीं होगी। शिशु मिल सबके लिए सुखद था। जब वह लेमन जूस मांगता और नहीं मिलता तो उसका कारण समझकर संतोष कर लेता। शिशु बेंटन लेमन जूस मांगता तो तब तक रोता चिल्लाता जब तक कि उसे वह मिल नहीं जाता। शिशु मिल सदा अपने खिलौनों का ख्याल रखता। शिशु बेंटन हमेशा थोड़े ही समय में उनको तोड़ फोड़ देता। उसके बाद ऐसा कोहराम मचाता कि घर में शांति बनाए रखने के लिए मिल को उसे अपने खिलौने देने को राजी किया जाता। जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो जॉर्ज बेंटन काफी खर्चीला हो गया, यानी वह अपने कपड़ों का जरा भी ध्यान न रखता। लिहाजा अक्सर नए कपड़ों में नजर आता। लेकिन एडी मिल ऐसा न था। बच्चे तेजी से बढ़ने लगे। एडी और भी सुखद होता गया, जॉर्ज और अधिक परेशान करने वाला। अपने समझाने में एडी हमेशा यही कहा करता, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा न करो तो बेहतर होगा। इसका मतलब तैराने, स्केटिंग करने, पिकनिक मनाने, बेर चुनने, तमाशे जैसी हरकतें करने से होता, जिनको लड़के बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जॉर्ज के लिए कुछ भी पर्याप्त न था। उसकी हर इच्छा पूरी होनी ही चाहिए थी, वरना वो बवेला खड़ा कर देता। स्वाभाविक ही किसी भी लड़के को इतना अधिक तैराकी, स्केटिंग वगैरह नसीब नहीं होती और न ही कोई लड़का उस जैसी मौज मस्ती कर पाता। गर्मी के दिनों में भले ब्रांट लड़कों को रात को 9 बजे के बाहर रहने की अनुमति न देते। उनको उस समय सोने भेज दिया जाता। एडी आज्ञा का पालन करते हुए कमरे में सोता, जबकि जॉर्ज खिड़की के रास्ते भाग निकलता और आधी रात तक मौज करता। उसकी बुरी आदतों को सुधारना असंभव लगता था, लेकिन ब्रांट दंपति ने उसे सेब देकर और खेलने के लिए कंचे देकर कमरे में रहने के लिए फुसलाया। भले ब्रांट अपना बहुत सा समय जॉर्ज को सुधारने में लगाते। वे अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भरकर कहते कि एडी के लिए उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वह इतना अच्छा, विचारशील और निर्दोष था। धीरे धीरे लड़के और बड़े हो गए। उनको काम धंधा सिखाया गया। एडवर्ड खुशी खुशी गया। जॉर्ज को फुसला कर और रिश्वत देकर भेजा गया। एडवर्ड ने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। अब ब्रांट दंपति को उस पर खर्च नहीं करना पड़ता था। वे और उसका मालिक भी उसकी प्रशंसा करते, लेकिन जॉर्ज भाग गया। श्री ब्रांट को उसे खोजकर वापस लाने में मेहनत और पैसा दोनों खर्च करने पड़े। कुछ समय बाद वह फिर भाग गया, यानी और तकलीफें उठानी पड़ी और धन खर्च करना पड़ा। वह तीसरी बार फिर भागा। इस बार अपने साथ कुछ छोटी मोटी चीजें भी चुरा कर ले गया। एक बार फिर श्री ब्रांट को तकलीफ उठानी पड़ी और खर्च करना पड़ा। इसके साथ ही उनको उसके मालिक को मनाने में भी बहुत अधिक कठिनाई हुई कि युवक पर चोरी का अभियोग न लगाएं। एडवर्ड ने कड़ी मेहनत की। फिर वह अपने मालिक के व्यापार में भागीदार बन गया। जॉर्ज में कोई सुधार न हुआ।
उसने अपने प्यार करने वाले बूढ़े हितकारियों को परेशानी में रखा, उनको सदा उसे बर्बादी से बचाने के लिए व्यस्त रहना पड़ता। एडवर्ड जब लड़का था तब रविवार को धार्मिक पाठशाला में बहुत रुचि लेता था। वह वाद विवाद सोसाइटियों, धार्मिक मामलों, तंबाकू विरोधी संगठनों, अपवित्रता विरोधी संगठनों आदि में बहुत रुचि लेता। बड़ा होने पर वह चुपचाप गिरजाघर और मध्य त्याग संगठनों की सेवा करने वाला और जन कल्याण की गतिविधियों में सहायता करने वाला बना। इस पर कोई प्रशंसा न हुई, न किसी का ध्यान आकर्षित हुआ। आखिर ये तो सहज और स्वाभाविक बातें थी। अंततः वे वृद्ध दंपति संसार से विदा हो गए। उन्होंने अपनी वसीयत में एडवर्ड के लिए गर्व प्रदर्शित किया, लेकिन अपनी छोटी सी संपत्ति जॉर्ज के नाम कर गए, क्योंकि उसे इसकी जरूरत थी। प्रभु कृपा से एडवर्ड जरूरतमंद नहीं था, लेकिन इसमें एक शर्त थी कि वह एडवर्ड के भागीदार को खरीदेगा, वरना यह संपत्ति बंदियों के मित्र नामक संस्था को दे दी जाएगी। वे एडवर्ड के नाम पर एक पत्र भी छोड़ गए थे। इसमें उन्होंने अपने प्रिय पुत्र एडवर्ड से अनुरोध किया था कि वह उसका स्थान लेकर जॉर्ज का ध्यान रखें और उन्हीं की तरह उसकी रक्षा एवं सहायता करें। एडवर्ड ने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया और जॉर्ज व्यापार में उसका भागीदार बन गया। वह किसी काम का भागीदार न था, उसे पीने की लत थी, जो जल्दी ही इतनी बढ़ गई कि उसकी आंखों और चेहरे से अपने पूरे भद्देपन में प्रकट होने लगी। एडवर्ड एक मधुर और नेक स्वभाव की लड़की से मिला करता था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन तभी जॉर्ज आंखों में आंसू भरकर और याचनाएं करते हुए उसके पीछे पड़ गया। एक दिन वह रोती हुई एडवर्ड के पास आकर बोली कि मैं अपने स्वार्थ को बीच में नहीं आने दूंगी। मुझे बेचारे जॉर्ज से विवाह करके उसे सुधारना चाहिए। इसमें मेरा दिल टूटेगा, लेकिन कर्तव्य तो कर्तव्य है। लिहाजा उसने जॉर्ज से शादी कर ली। इससे एडवर्ड का दिल लगभग टूट ही गया। उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन एडवर्ड संभल गया और उसने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। वह भी बहुत अच्छी थी। दोनों परिवारों के बच्चे हुए। मैरी ने अपने पति को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह काम अत्यंत कठिन था। जॉर्ज की पीने की लत बरकरार रही। वह मेरी और बच्चे के साथ बहुत बुरा सलूक करता। बहुत से भले मानसों ने जॉर्ज को समझाया। वह उनकी बातें यह सोचकर चुपचाप सुनता कि ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन सुधरा जरा नहीं। उसने एक और ऐप पाल लिया। वह कंपनी के नाम पर कर्ज ले लेता और चोरी छिपे जुआ खेलता। उसने यह काम इतनी सफलता से किया कि जरा भी भनक न लगे। एक दिन नौबत यहां तक आ गई कि शेरिफ ने कंपनी को जब्त कर लिया और दोनों भाई कंगाल हो गए। अब बुरे दिन थे और वे बदतर हो गए। एडवर्ड एक दुछत्ती में चला गया और रात दिन काम की तलाश में सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा। उसने बहुत प्रार्थना की, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। वह हैरान था कि उसका चेहरा कितनी जल्दी अपरिचित और अनचाहा हो गया था। उसे यह देखकर बहुत दुख पहुंचा कि लोगों को पहले उसमें जो दिलचस्पी थी वह कितनी तेजी से खत्म हो गई थी। लेकिन उसे काम तो चाहिए था, लिहाजा अपमान का घूंट पीकर काम की तलाश में भटकता रहा। आखिरकार उसे ईंट ढोने का काम मिल गया तो उसने अपने भाग्य को धन्यवाद दिया। अब न कोई उसका परिचित था, न उसकी परवाह करता था। वह जिन नैतिक संगठनों को चंदा दिया करता था, अब वहां अपना सहयोग निभाने लायक नहीं रहा था। अतः उसका नाम उन सूचियों से भी हटा दिया गया और उसे यह पीड़ा भी सहन करनी पड़ी। जितनी तेजी से लोगों की दिलचस्पी एडवर्ड में खत्म हुई थी, उतनी ही तेजी से जॉर्ज में बढ़ रही थी। एक दिन वह नशे में धुत नाले में पड़ा पाया गया। महिलाओं की एक मद्य निषेध संस्था की सदस्य ने उसे वहां से निकलवाया, उसे अपनी शरण में लिया, उसके लिए चंदा इकट्ठा किया, उसे एक सप्ताह तक नशे से बचाए रखा और उसे काम दिलाया। इसका पूरा ब्यौरा प्रकाशित भी हुआ।
उस बेचारे के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित हुआ। बहुत से भले लोग उसे सुधारने के लिए सहायता को आगे आए और उसका उत्साह बढ़ाने की चेष्टा की। उसने 1 महीने तक शराब की एक बूंद भी नहीं चखी और भले लोगों का वह चहेता बन गया। और उसके बाद वह फिर नाले में पड़ा पाया गया और लोगों को उसकी दशा पर बहुत दुख हुआ। पर भली महिलाओं की संस्था ने एक बार फिर उसे वहां से निकलवाया। उन्होंने उसे नहला धुला कर साफ सुथरा किया, उसके पछतावे की दास्तां सुनी और एक बार फिर उसे काम दिलवाया। इसका भी विवरण प्रकाशित हुआ। संघर्ष करने वाले दरिंदे की सुधार की कहानी सुनकर सारे शहर की आंखें खुशी के आंसुओं से छलक उठी। एक समारोह का आयोजन किया गया, भाषण हुए जिनके अंत में अध्यक्ष ने घोषणा की, अब कुछ संगीत होगा और फिर आप लोग वह दृश्य देखेंगे जो आप में से बहुत से लोग भीगी आंखों के बिना न देख सकेंगे। कुछ समय के बाद लाल कमरबंद वाली महिला संस्था की सदस्यों की आगवानी में जॉर्ज बेंटन मंच पर आया। उसने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए और वातावरण तालियों से गूंज उठा। हर कोई खुशी का इजहार कर रहा था। समारोह की समाप्ति पर सबने नवपरिवर्तित से हाथ मिलाया। अगले दिन उसकी तनख्वाह बढ़ा दी गई। शहर भर में उसकी चर्चा थी और समाचार पत्रों में भी इसका ब्यौरा प्रकाशित हुआ। जॉर्ज बेंटन नियमित रूप से हर 3 महीने में एक बार नाले में गिरता और वहां से निकाल कर लाया जाता। उसे फिर से सुधारा जाता और उसके लिए अच्छा काम खोजा जाता। अंततः उसे इलाके में जगह जगह सुधरे पियक्कड़ के बारे में भाषण देने के लिए ले जाया गया। उसने बहुत भलाई की। अपने बिना नशे के अंतरालों में वह स्थानीय स्तर पर इतना लोकप्रिय हो गया था कि वह एक सम्मानित नागरिक के नाम पर बैंक से बड़ी रकम लेने में सफल हो गया। उसे इस जालसाजी के परिणाम से बचाने के लिए बहुत जोर लगाया गया, जो आंशिक रूप से सफल रहा। उसे सिर्फ 2 साल की ही सजा मिली। 1 साल बीतने पर परोपकारियों के अथक प्रयत्न सफल हुए और वह अपनी जेब में माफीनामा लेकर बंदी गृह से आजाद हुआ। बंदियों के मित्र संस्था वाले उसे जेल के दरवाजे पर ही अच्छी तनख्वाह वाले काम के प्रस्ताव के साथ मिले। उन्होंने उसे सलाह, हौसला और सहायता दी। एडवर्ड मिल्स ने भी एक बार काम के लिए बंदियों की मित्र संस्था को पत्र लिखा था, लेकिन वह इस जवाब के साथ लौटा दिया गया कि क्या तुम कभी बंद रहे हो? जब यह सब चल रहा था, एडवर्ड मिल्स धीरे धीरे मुसीबतों से उभर रहा था। वह अब भी गरीब तो था, लेकिन एक बैंक में खजांची के पद पर पर्याप्त वेतन पा रहा था। जॉर्ज बेंटन कभी उसके पास भी नहीं फटका और न ही कभी उसका हाल चाल जानने की कोशिश की। जॉर्ज शहर से लंबे समय तक गायब रहा करता। उसके बारे में खराब खबरें मिलती, लेकिन कुछ निश्चित नहीं था। सर्दियों की एक रात में कुछ नकाबपोश चोर बैंक में घुसे। उन्होंने वहां एडवर्ड मिल्स को अकेले पाया। उन्होंने उससे कहा कि तिजोरी का ताला खोलने वाला नंबर बताए, किंतु उसने मना कर दिया। उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा कि उसके मालिक उस पर विश्वास करते हैं और वह उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। अगर मरना ही है तो वह मरने को तैयार है, लेकिन जीते जी वफादार रहेगा और नंबर नहीं बताएगा। चोरों ने उसकी हत्या कर दी। गुप्तचरों ने अपराधियों को पकड़ लिया। उनका मुखिया जॉर्ज बेंटन था। मृतक की विधवा और बच्चों के लिए व्यापक स्तर पर सहानुभूति अनुभव की गई। क्षेत्र के सभी समाचार पत्रों ने अनुरोध किया कि मारे गए खजांची की वीरता और ईमानदारी की प्रशंसा स्वरूप परिवार को नगद सहायता देकर उसकी मदद की जाए। फलस्वरूप उनके लिए $500 इकट्ठे हुए, यानी औसतन सेंट के 3/8वां हिस्सा प्रति बैंक के हिसाब से। खजांची के अपने बैंक ने उसके बारे में यह घोषणा करने की कृतज्ञता दिखाई
कि उसके अपने खाते सही नहीं थे और भेद खुल जाने तथा सजा से बचने के लिए उसने सोंटा मारकर अपना सिर खुद फोड़ लिया था। जॉर्ज बेंटन के मुकदमे की सुनवाई आरंभ हुई। तब सब लोग बेचारे जॉर्ज के भले की चिंता में पड़कर विधवा और अनाथ बच्चों की भूल गए। उसे बचाने के लिए पैसे और असर रसूख से जो कुछ किया जा सकता था किया गया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। उसे मौत की सजा मिली। उसके बाद गवर्नर के पास माफी देने के लिए अनेक प्रार्थना पत्र आए। वे प्रार्थना पत्र आंखों में आंसू भरी लड़कियों ने दिए, गम में बूढ़ी वृद्ध नौकरानियों ने दिए, दयालु विधवाओं के प्रतिनिधि मंडल ने दिए और अनाथ बच्चों के झुंड ने दिए, लेकिन गवर्नर टस से मस न हुए। अब जॉर्ज बेंटन को धार्मिक अनुभूति हुई। सर्वत्र यह खुशखबरी फैल गई। उसके बाद से उसकी कोठरी लड़कियों, औरतों व ताजे फूलों से भरी रहती। सारा दिन वहां भजन गाने, प्रार्थनाएं करने, प्रभु का धन्यवाद करने और आंसू बहाने में बीतता। 5 मिनट के अल्पाहार के अंतराल के सिवा उसमें कोई व्यवधान न होता। इस तरह का सिलसिला ठीक फांसी वाले दिन तक चला। वह बड़े गर्व से काली टोपी के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ा। उसके लिए धार्मिक दर्शकों की सर्वश्रेष्ठ भीड़ आंसू बहा रही थी। उसकी कब्र पर कुछ अरसे तक रोज ताजे फूल चढ़ाए जाते थे। उसकी कब्र के शिलालेख पर लिखा था, उसने अच्छा संघर्ष किया। उस बहादुर खजांची की कब्र के शिलालेख पर लिखा था, पवित्र, ईमानदार, सौम्य, परिश्रमी, दूसरों का ध्यान रखने वाले बनो तो तुम। किसी को पता नहीं किसने उसे इस तरह अधूरा छोड़ देने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसा ही किया गया। बताया जाता है कि खजांची का परिवार बड़ी तंगी में गुजारा कर रहा है, लेकिन बहुत से प्रशंसक नहीं चाहते थे कि इतनी बहादुरी व सच्चाई का कारनामा अपुरस्कृत रह जाए। उन्होंने $40,000 एकत्र करके उसकी याद में एक गिरजाघर बनाया।